गिर जाएगी। कैसी है टॉफी? टॉफी नहीं, लॉलीपॉप। हाँ लॉलीपॉप। लॉलीपॉप? हाँ भाई वही लॉलीपॉप। दीदी मुझे भी दो ना। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. आज 3 तारीख हो गई है। आज के आज तुमने किराया नहीं दिया ना तो मैं डिपॉजिट में से काट लूंगी और देर से पेमेंट का सूद भी काट लूंगी। पहले तो खुद आकर भाड़ा देकर जाता था, अब देखो मुझे बुढ़िया को सीढ़ी चढ़ा रहा है। सब लड़के एक जैसे होते हैं। कहाँ गया ये रतन? रतन बहुत हो गया, समझा ना? 2 महीने से तूने भाड़ा नहीं दिया है और दरवाजे पर भी ताला लगाया है। कम से कम मुझे इतना तो बता दे कि तुझे आगे वो घर भाड़े पे चाहिए या नहीं। अब तो डिपॉजिट में भी सिर्फ 1 महीने का ही भाड़ा बचा है। आजी चलायचं का? बाबू अरे रतन खुद का ताला लगा के गया है, मैंने दिया हुआ ताला नहीं है वो। आता जा चाबी वाले को बुला के लेके आ। नहीं आजी, मेरे को बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल। बाबू जा जल्दी जा, ताला तोड़ने के बाद घर साफ करना है तुझे। ठीक है जाता हूँ। अगर उसे कुछ तकलीफ थी तो बताना चाहिए था ना मुझे। अगर वो पहले से बताता तो मैं तैयार रहती। और नहीं तो क्या अरुणा काकी, एक सच बात बोलूं, ये रतन है ना, वो कुछ गड़बड़ वाला आदमी लगता था मुझे शुरू से, कभी दिखता ही नहीं था। और तो और काकी कभी नजर भी नहीं मिलाता था किसी से। आजी लगता है आपका भाड़ोती रतन सच में निकल गया है। देखो ना पूरा घर खाली पड़ा है। हाँ रे आजी क्या आपको भी बदबू आ रही है? अरे सड़ी हुई मछली का बास आता है ना, वैसे बास आ रहा है। आजी किचन में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत गंदी बदबू आ रही है। नहीं बाथरूम में भी कुछ भी नहीं है। कहाँ से आ रही है बदबू? अजी शायद इस ड्रम में से तो नहीं आ रही। अजी अजी इस ड्रम में कुछ तो भी है, बहुत सारे बाल भी है। शायद रतन तो अकेले रहता था, उसके साथ कोई लड़की रहती है, हमें पता भी नहीं था। मैडम जी, इस फ्लैट में तो मैंने सिर्फ रतन को देखा है, वो भी कभी कभार। पिछले कई महीने से तो वो गायब ही है। यही बात मैं अरुणा काकी को बता रही थी। 3 महीने से किराया नहीं दिया था, उसका फ़ोन भी बंद है।
एसएमएस भेजा तो उसका जवाब भी नहीं। आपने पक्का इस औरत को यहाँ कभी आते जाते नहीं देखा? नहीं साहब, कभी नहीं देखा। अगर वो चुपके से रात को आती थी तो हमें कैसे पता चलेगा? लड़की का चेहरा तो समझ में ही नहीं आ रहा है सर, और उस रतन को भी मैं ठीक से जानता नहीं हूँ। 3 महीने से रतन का घर बंद है। हो सकता है लास्ट 3 महीने से ही घर के अंदर। किसी को बदबू नहीं आई? शायद नहीं आए तो क्या कर सकते हैं? तुम रतन को जानते हो? शायद नहीं। नवंबर 2015 में आया ना तो बिल्कुल गाय जैसे था। हर महीने लिफाफे में पैसा डाल के 1 तारीख को लेके आता था। आलतू फालतू बात नहीं, कुछ नहीं, नमस्कार करके चला जाता था। ये 3 महीने से उसे क्या हुआ पता नहीं साहब। कोई लेडीज रहने आएगी फ्लैट में तो पता तो चलेगा ही ना। कभी कचरे का डब्बा बाहर रखेगी, कभी मार्केट में कुछ लेने जाएगी, 1-2 बातें तो होगी, नहीं तो घर से कुछ अलग से आवाज आएगी। मालती जी अंदर 3 महीने से लाश थी और आपको बू तक नहीं आई। हाँ, वही सोच के दिमाग का दही हो रहा है। बाहर बदबू कैसे नहीं आई? ये करता क्या था रतन? उसने कभी कुछ मुझे बताया नहीं और मैंने भी कुछ पूछा नहीं। सर, घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इस रतन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सके। अरुणा जी, ये जो बंद नंबर है रतन का, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर भी है उसके पास? मेरे पास तो यही 1 नंबर है, लेकिन वो भी 3 महीने से नहीं लग रहा है। कभी बंद आता है, कभी आउट ऑफ रेंज आता है। इसलिए मैं उसको मैसेज भेजती थी, लेकिन उसका भी जवाब नहीं। साहब, कहीं वो अपने गांव तो नहीं चला गया? यूपी साइड का रहने वाला है। एग्रीमेंट पर उसका पता है और फोटो भी है। सब काम मैं पक्का करती हूँ। यही पे तो रखा था, किधर गया? आज ही इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अग्रीमेंट अलग होता है। हाँ, ढूंढती हूँ। उम्र 25 से 30 साल के बीच है। हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि ये बॉडी किसकी है। जिस आदमी के फ्लैट में हमें ये लाश मिली, वो आदमी 3 महीने से गायब। घर पता ना लगा था। मर्डर हुए भी कई महीने गुजर चुके हैं। किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं ये बता सकता हूँ कि इनकी मौत गला घुटने की वजह से हुई होगी। हमारे पास सिर्फ लाश पर के कपड़े हैं और ये भी काफी बुरी हालत में। ड्रम के पानी में फिनाइल मिलाया गया था। मिला। आज ही एग्रीमेंट है। और नहीं तो क्या, पढ़ना। देख, उसमें लिखा है हर महीने की 1 तारीख को 4000 रुपया भाड़ा देने का, 12,000 रुपया डिपॉजिट लिया है। उसकी फोटो भी लिए है और उसका पता भी है, गाजियाबाद, यूपी। लेकिन आज ही ये एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं है, और गाजियाबाद कोई छोटा गांव नहीं है कि पान वाले को जाके फोटो दिखाओ और वो बता देगा कि सामने उसका घर है। आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई, कोई आईडी प्रूफ नहीं लिया, कोई एड्रेस प्रूफ नहीं लिया। ये कोई मेरा पहला बढ़ोतरी नहीं था। सबके साथ मैंने ऐसे ही एग्रीमेंट करवाया है, कभी किसी से तकलीफ नहीं हुई। यही आदमी ऐसे निकला। और ये रतन करता क्या था? हर महीने के 1 तारीख को 4000 रुपया लाके देता था, तो कहीं ना कहीं वो नौकरी करता ही होगा ना। अब आपको ये भी मालूम नहीं? नहीं रे, सच्ची नहीं मालूम। The number you are trying to call is currently switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you are trying to call is currently switched off. सर, 3 महीने से नंबर स्विच ऑन ही नहीं हुआ है। क्यों करेगा? मर्डर जो कर चुका है। सर, 3 महीने पहले भी नंबर काफ़ी कम यूज़ हुआ है। नवंबर 2015 में लिया गया था प्रीपेड, और जुलाई 2016 तक सिर्फ 3 नंबर पे इसकी बात हुई, वो भी 1-1 महीने के गैप में। इन तीनों से कांटेक्ट हुआ? नो सर, सारे फ़ोन स्विच ऑफ है। इस रतन मिश्रा की क्या हिस्ट्री है? सर, सारे पुलिस स्टेशन ने जवाब दे दिया है, नो हिस्ट्री। हिस्ट्री तो होगी, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में एंट्री नहीं होगी। अब होगी। गोखले, ये जो तीनों बंदे हैं जिनसे इसकी बातें हुई हैं, इन तीनों को ढूंढ निकालो। यही हिस्ट्री बयां करेंगे इस रहस्य में रतन मिश्रा की।
हाँ बोल। एक और नया टारगेट है, नंबर लिख। हाँ बोल। हाँ 6 महीने रेंट पर रहा एक हाउसिंग सोसाइटी में, लेकिन किसी को रत्ते भर इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो कौन है, क्या करता है। हम भी क्लूलेस थे इस सस्पेक्टेड मर्डरर के बारे में। और रही बात विक्टिम की, तो जो इंफॉर्मेशन आई उसके बारे में हम सबके होश में। सर ये गिरीश पंचाल जी हैं, सोसाइटी के रेसिडेंट हैं। अभी अभी उनको मर्डर के बारे में पता चला है, तो सामने से जानकारी देने आए हैं। जी गिरीश, कहिए क्या कहना है आप? सर मुझे पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन एक लेडी है जो इसी सोसाइटी में बी विंग में रहती थी। कई बार उसे मैंने रतन के साथ देखा था। उस लेडी का नाम मालूम है? सर नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत समय से वो दिखी नहीं सर। इन दोनों को कई बार मैंने साथ में बात करते हुए देखा था सर। बी विंग में कौन से फ्लैट में रहती थी वो पता है? सर अभी अभी पता चला है, बी विंग में फ्लैट नंबर 301, लेकिन सर उस पर ताला लगा हुआ है। उस फ्लैट के मालिक तुकाराम माने हैं। ये बी विंग के फ्लैट 301 में कोई और भी रहता था? एक बुजुर्ग था, शायद उसका पिता, और एक छोटी सी बच्ची। उनके पड़ोसियों ने बताया। मकान मालिक तुकाराम माने का नंबर कहाँ से मिलेगा? सर नंबर तो मेरे पास है, लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता है जो बॉडी आपको मिली है वो इसी औरत की है। आप मकान मालिक का नंबर दे दीजिए, बाकी सब हम पता कर लेंगे। ये सोसाइटी का कोई फैशन है क्या, कच्चा एग्रीमेंट बनाना? कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, ऊपर से एक ही आदमी को 2-2 फ्लैट दे दिए भाड़े पर, एक ही सोसाइटी में। ना कोई एड्रेस प्रूफ, ना ही पुलिस वेरिफिकेशन, ना आईडी प्रूफ, कुछ भी नहीं लिया आपने। मानता हूँ मुझसे थोड़ी लापरवाही हुई है सर। दिसंबर 2015 में ये रतन मेरे पास आया, बोला अरुणा जी का फ्लैट भी लिया है, सेम साइज़ का है, वही किराया देने को भी राजी था, और हर महीने की पहली तारीख को लाकर दे भी रहा था। लेकिन 3 महीने पहले से आया ही नहीं, तो मैं उसके फ्लैट पे चला गया, देखा तो ताला लगा हुआ था। तो मैं ताबड़तोड़ मेरे फ्लैट पर गया, बी विंग में 301। तब पहली बार मैं उस बुढ़े आदमी से मिला जो मेरे फ्लैट में रह रहा था। रतन मिश्रा कहाँ है? फोन बंद क्यों रखा है उसने? किसकी बात कर रहे हैं साहब? कौन रतन? अरे जिसने ये घर मुझसे भाड़े से लिया है वो रतन। और आप कौन हो वैसे? मैं बसंत परमार हूँ, लेकिन रतन को नहीं जानता मैं। फिर आप मेरे घर में रह कैसे रहे हो? मैं अपनी बेटी और नवासी के साथ यहाँ रहता हूँ। बेटी को बुलाओ, वो रतन को जानती होगी। उसका तो वही जाने, लेकिन 15 दिन से हमारी बेटी घर नहीं आई है। ओ काका, क्या मजाक लगा रखा है? देखो मैं आपको नहीं जानता, आपकी बेटी को भी नहीं जानता, लेकिन जिसने ये घर मुझसे किराए पे ले रखा है रतन, जिसे मैं जानता हूँ, उसे आप नहीं जानते। और वो रतन तो साला गायब है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं दिसंबर महीने से अपनी बेटी और नवासी के साथ यहाँ रह रहा हूँ। आपकी बेटी पिछले 2 हफ्तों से गायब है और आपको उसकी कोई चिंता ही नहीं है? चिंता कैसे नहीं होगी भाई, हमारी तो जान निकली जा रही है। देखो फिलहाल तो आप मेरे घर से निकल जाओ। आपका नंबर दो। सर मैंने वो बसंत परमार का नंबर लिया था, तो दूसरा दिन मैंने उसको फ़ोन किया, तभी वो सामान बांध रहा था, और वो फिर अपनी पोती को लेके मेरे फ्लैट से चला गया, और फिर मैंने अपना ताला वहाँ लगा दिया। इस बसंत परमार का नंबर दो हमें। जी सर। अपना फ्लैट दे दिया किराए पर, उसके बाद एक बार भी ये देखने नहीं गए कि कौन रह रहा है वहाँ, फ्लैट को किस हालत में रखा है। भाड़ा टाइम टू टाइम रतन ला के देता था ना, तो फिर वहाँ जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई कभी। इस बसंत परमार की बेटी, इसकी कोई डिटेल्स है आपके पास? कोई नंबर, फोटोग्राफ, कुछ भी? नहीं है मैडम, मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं था ना सर। कमाल है आप लोगों का। एक तरफ छाती पीटते फिरते हो कि शहर में क्राइम बढ़ रहा है, रहना दुश्वार हो गया, और खुद को देखो, बिना रेफरेंस के एक ही आदमी को 2-2 फ्लैट दे दिए, एक ही सोसाइटी, और वो आदमी मर्डर करके चला गया। पड़ोसियों तक को नहीं मालूम है कि वो आदमी कौन था, क्या करता था, और सबसे बड़ी बात, दोनों मकान मालिकों में से एक भी कोई अपने फ्लैट में नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि वो किराया टाइम पर। हेलो, बसंत परमार? हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। सब इंस्पेक्टर हर्षद गोखले बोल रहा हूँ।
उल्लासनगर क्राइम ब्रांच। आपकी बेटी का नाम क्या है? प्रतिमा सोलंकी साहब। उसका पता चला कुछ? वो अभी तक घर नहीं लौटी? नहीं साहब। आप इस वक्त कहाँ हैं? बाड़मेर में। मैंने आपसे कहा था ना साहब कि मैं वापस बाड़मेर लौट रहा हूँ। आप लोगों ने कहा था कि जैसे ही उसका पता चलेगा आप लोग हमें खबर करेंगे। आपने कंप्लेंट लिखवाई थी? हाँ, 12 जून को जब वो काम से लौटी नहीं और उसका फोन बंद आ रहा था तो मैंने 13 जून को कंप्लेंट लिखवाई थी। हमने पूरे थाने के पुलिस स्टेशन में विक्टिम की एज और उसके कपड़ों की डिटेल्स भिजवाई थी। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। फिर हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया केदारे? प्रतिमा सोलंकी की मिसिंग कंप्लेन में उसके फादर ने क्लियरली मेंशन किया है कि विक्टिम की एज 26 साल है। उसने ऑरेंज कलर का सूट पहना था और व्हाइट दुपट्टा लिया। सॉरी सर, छूट गया नजर से। कैसे छूट गया केदारे? 13 जून को कंप्लेन हुई थी, तब से इस केस में क्या प्रोग्रेस है? प्रतिमा मिली? हमने प्रतिमा सोलंकी के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए थे, लेकिन उसमें से ज्यादा कुछ मिला नहीं सर। जिसको भी फोन किया कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था सर। प्रतिमा बैंक में काम करती थी, वहां पता क्या? सर बसंत परमार को तो ये भी पता नहीं कि उसकी बेटी प्रतिमा कौन से बैंक में काम करती है। फिर भी हमने उल्लासनगर के सारे बैंक चेक किए, लेकिन प्रतिमा कहीं भी काम नहीं कर रही थी सर। इसलिए केस आगे नहीं बढ़ा सर। आगे बढ़ना चाहिए था केदारे। उसी सोसाइटी में हमें एक औरत की डेड बॉडी मिली है। वहां पता करने की कोशिश की कि प्रतिमा जिस फ्लैट में रहती थी उसका मालिक कौन है, रेंट एग्रीमेंट किसके नाम पर बना है। बसंत ने हमें बताया कि 2 हफ्ते वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे, अपनी बेटी प्रतिमा के बारे में पूछते रहे। सच है ये? जी सर। और तुमने उन्हें खाली हाथ जाने दिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है केदारे, उस औरत का मर्डर शायद 3 महीने पहले हो चुका था। वो औरत शायद प्रतिमा सोलंकी हो सकती है, और अब 3 महीने बाद हम उसके कातिल को ढूंढने निकले। सॉरी सर, छूट गई है मैटर। छूट नहीं गई केदारे, छोड़ दी गई। जो लोग कहते हैं ना कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती, लापरवाह है, शायद यही वो लापरवाही है। ये तुम्हारी प्रतिमा के कपड़े हैं। जिस दिन घर से निकली थी यही कपड़े पहने हुए थे। शिखा, मम्मी शाम को आएंगी, फिर खूब मजे करेंगे। ओके? ओके मम्मा। पापा मैं निकलती हूँ। संभल के जाना बेटा। ये वाली पैसे। हमने इस रतन मिश्रा की फोटोग्राफ गाजियाबाद में जितना हो सके उतना घुमा दिया है, पर बहुत मुश्किल लग रहा है। हमने हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट में भी चेक किया, कुछ नहीं निकला। हो सकता है उसने जानबूझकर एड्रेस में गाजियाबाद लिखा हो। हमने विक्टिम को आइडेंटिफाई कर लिया है, पर रतन मिश्रा पर कोई लीड नहीं है हमारे पास। लेकिन संभावना पूरी है कि रतन ही मुजरिम है। हमारे को पता नहीं साहब ये रतन कौन है। मकान मालिक तुकाराम जी भी इसके बारे में पूछ रहे थे। आप लोग जिस फ्लैट में रह रहे थे वो इस रतन ने भाड़े पर लिया हुआ था, और यही उसका किराया भी देगा। हमारे को मालूम नहीं था ना साहब। देखिए, मैं बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। वहाँ मैं अपनी नवासी की देखभाल करता था। अक्टूबर 2015 में हमारी बिटिया प्रतिमा मुंबई आई। दिसंबर में हमारे को और बच्ची को बुलवा लिया। मैं सोचता था घर का किराया हमारी बेटी प्रतिमा ही देती है। आपने इस रतन को कभी देखा तक नहीं? देखा था सोसाइटी में आते जाते, लेकिन कभी भनक तक नहीं लगी साहब हमारे को कि ये आदमी हमारे घर का किराया देता है। कैसे भनक लगेगी साहब, आप बताइए। जाहिर है आपकी बेटी इस आदमी को काफी करीब से जानती थी। उसने आपको कभी बताया नहीं? ना साहब, प्रतिमा ने कभी ना बताया। प्रतिभा काम क्या करती थी? कोई बैंक में काम करती थी साहब। बैंक की नौकरी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ पापा, फिलहाल जूनियर क्लर्क हूँ, पर आगे बढ़ने के एग्जाम्स दे सकती हूँ। अगले साल से बोनस, घर के लिए लोन, सब मिलेगा हमें। हम तीनों का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है पापा। और शिखा के लिए तो मैंने एक बहुत अच्छा स्कूल देखा है। इंटरनेशनल स्कूल जाएगी मेरी बच्ची। कौन सा बैंक, कौन सी ब्रांच, कभी कुछ पता नहीं किया? ना साहब, प्रतिमा ने कभी बताया ना। शिखा के पापा
अमित सोलंकी नाम है उसका, बाड़मेर में है। पत्नी यहाँ और पति वहाँ? अलग हो चुके थे ना साहब। 6 साल पहले मैंने शादी कराई थी उनकी, पर जमी नहीं उनकी। बच्ची होने के बाद भी नहीं जमी। प्रतिमा ने उसको छोड़ दिया था साहब। इस अमित सोलंकी का एड्रेस दीजिए। बसंत परमार की क्षमता नहीं है कि वो बॉडी बाड़मेर ले जाए। हम क्रियाक्रम यहीं उल्लासनगर में करा रहे हैं। ये सोसाइटी है कि मजाक है? रतन के बारे में किसी को इतना सा मालूम नहीं है। और ये प्रतिमा पता नहीं क्यों अपने बाप से झूठ बोल रही थी। गोखले, ये जो 3 बंदे थे जिनकी रतन से बात हुई थी, क्या फॉलोअप है? सर फोन कंपनी से रिकॉर्ड आज आ जाएंगे। एड्रेस मिलेंगे, उठा लेता हूँ। शांति, तुम बाड़मेर जाने की तैयारी करो। सर फिलहाल केस ब्लाइंड है। हो सकता है इस रतन का सेपरेटेड अमित के साथ कोई ताल्लुक हो। बसंत परमार बता रहे थे कि प्रतिमा ने अमित को छोड़ा। रिलेशनशिप इशू, जेलेसी, कुछ भी रीजन हो सकता है मर्डर का। बारीकी से पूछताछ करो। इस वक्त ना हमारे पास कोई चाबी है ना हैंडल। हमें इस केस में एक हैंडल चाहिए ही चाहिए। रतन मिश्रा और प्रतिमा सोलंकी के नाम पे तूने अब तक सिर्फ अंडा दिया है, अंडा। अगर अपना खिताब बरकरार रखना है तो इन तीनों को बिल में से ढूंढ कर निकाल। माजिद बशीर, नरेश वर्मा और गिरधर पाल। रतन मिश्रा के फोन से सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को कॉल्स गए थे। अब तीनों के फोन स्विच ऑफ जा रहे हैं। जो एड्रेस मिला वहां पे भी कोई नहीं। इस बार इन तीनों का भी अंडा बनने नहीं दूंगा। एक का तो ऑमलेट बनाऊंगा। जी अमित सोलंकी, प्रतिमा का मर्डर? यकीन ही नहीं हो रहा है मैडम। दुख भी तो नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन जब वो छोड़कर गई थी तब ज्यादा हुआ था। तेरी बच्ची के साथ भागी थी शिखा। 1 साल की थी शिखा। अब 5 साल की है। टच में नहीं रहे शिखा के? उसके बाद कभी मिला ही नहीं। कौन है ये? रतन मिश्रा, प्रतिमा का कातिल। कितने में सुपारी दी? मरता हुआ आदमी किसी को मारने की क्या सुपारी देगा मैडम? क्यों, क्या हुआ तुझे? टीबी। मुश्किल से अपना इलाज करवा पाता हूँ। प्रतिमा से अलग क्यों हुआ? वो छोड़कर गई थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मैं बहुत ज्यादा गरीब। करता क्या तू? करता था फैक्ट्री में मजदूरी। शादी के 6 महीने में ही मैं समझ गया वो इस शादी से खुश नहीं है। जब शिखा हमारी जिंदगी में आई तो मुझे लगा कि खुशियां वापस आ जाएंगी, लेकिन नहीं। वो एक दिन उठी और चली गई। साहब, ये रहा आपका माजिद बशीर। नरेश वर्मा, ये तो बिल्कुल भी मत पूछना कि कौन रतन मिश्रा, क्योंकि 23 अप्रैल 2016 को तेरी रतन से बात हुई थी। गिरधर, तूने फोन बंद किया लेकिन हम तुझ तक पहुंच गए। रतन कहाँ है? मैं इससे खाली एक बार ही मिला था, लेकिन ये रतन नहीं है मैडम। तो कौन है ये? ये तो अब्बास शेख है। साहब, ये तो राहुल बोरिया है। फोन पर तो इसलिए यही नाम बताया था। साहब, अभिषेक अवस्थी नाम है इसका, रतन नहीं। अब्बास बोल रहा हूँ गिरधर। स्टेशन पर मिलना, ईस्ट साइड पर। लाल रंग की शर्ट पहनी है। माजिद, अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ, माधुरी थिएटर के बाहर मिलना। मैंने ऑरेंज टी शर्ट और नीली टोपी पहनी। हेलो, राहुल मौर्य बोल रहा हूँ। आधे घंटे में कबीर चौक पहुँच जाओ। सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहनी है मैंने। तुम तीनों कान खोल के सुन लो। ये रतन मिश्रा उर्फ अब्बास उर्फ राहुल उर्फ अभिषेक मर्डर केस में वांटेड है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बस एक ही बार मिला था इससे और साला ठग गया। मैं भी एक ही बार मिला था साहब, माँ कसम। साहब, मैं भी एक ही टाइम। एक ही बार मिला और तुम तीनों को ठग गया, और तुम तीनों ये नहीं बता रहे हो कि क्यों ठगा। बेहोश शाणो, जितने लंबे लंबे पॉज लोगे ना उतने ही लंबे डंडे होंगे हमारे। साहब, गलती हो गई साहब। अखबार में इश्तिहार क्या पढ़ा, बुरा फंस गया। तुम दोनों भी यही कहने वाले हो या कुछ और बताने वाले हो? साहब, मैं भी अखबार में इश्तिहार देख के फंसा साहब। मैं भी साहब।
अरे जो बोलो वो चॉइस मिलेगा। अपनी मर्जी से आराम से चुनना और आराम से बैठना, वो भी लड़की के ही घर में। कोई टेंशन नहीं। चलेगा, पर रेट 2000, 1000 लड़की का और 1000 रजिस्ट्रेशन का। वो पैसा पूरा एडवांस देना पड़ेगा कैश में। उसके बाद हम तुम्हें लड़कियों के फोटो दिखा देंगे। तो मिलना कहाँ होगा? 1 घंटे बाद तुमको फोन आ जाएगा। पैसा रेडी रखना। माजिद, अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ, माधुरी थिएटर के बाहर मिलना। मैंने ऑरेंज टी शर्ट और नीली टोपी पहनी हुई है। माजिद। अभिषेक? 2000। एकदम सही लड़की चुनी है, मस्त है और बाजू में रहती है। वो बिल्डिंग देख रहा है, हरी वाली? हाँ देख रहा है ना, उधर सी विंग में 402 में जाने का। और बोलना अपर्णा से मिलने का है। मैं फ़ोन कर देता हूँ लड़की को। हाँ अपर्णा मेरी जान, कैसी है? अरे नहीं रे, हाँ भेज रहा हूँ ना। माजिद ना? हाँ हाँ माजिद नाम है, दिखता भी मस्त है। हाँ 1 घंटे का पेमेंट दिया उसने। खुश कर दे मेरी जान। हाँ चल भेज रहा हूँ। हाँ चल जा 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 जा। वहाँ कोई सिक्योरिटी वॉचमैन? अरे सिक्योरिटी है ही नहीं उधर। और सुन, कोई कुछ बोलेगा बिंदास बोलने का, काम से आया हूँ। हाँ जा। जी वो अपर्णा? कौन अपर्णा? अभिषेक ने भेजा था। भाई तुम गलत पते पर आ गए हो। यहाँ कोई अपर्णा नहीं है। फ्लैट नंबर 402 यही है ना? मेरे फ्लैट का नंबर तुम मुझे बता रहे हो? लेकिन अभिषेक ने तो यही फ्लैट नंबर बताया था। पैसे भी पूरे दिए हैं मैंने। कौन अभिषेक बे? कैसे पैसे बे? वो मसाज के लिए आया हूँ मैं। सब मेरे साथ भी सेम टू सेम हुआ साहब। सारस नगर के एक कॉलोनी में भेजा था मुझे। मैंने रुखसाना के लिए पूछा तो थप्पड़ पड़ा साहब। गिरधर, तूने किसके लिए पूछा था और कहाँ? काल की पाड़ा में डॉली। फिर थप्पड़? साहब आप वो इश्तिहार वाले नंबर पे फ़ोन कीजिए ना, मैं करता हूँ तो बंद आता है। इस लड़की का भी फोटो दिखाया था? नहीं। इश्तिहार कौन से अखबार में पढ़ा था? कोई तो हिंदी अखबार था साहब। अब अखबार का नाम भी होता है? लगभग हर रोज क्लासिफाइड में आता है ये एडवर्टाइजमेंट। सर परसों के एडिशन में भी था। कल में भी है। बस हर रोज नंबर चेंज होता है। कैसे कैसे धंधे सोचते हैं लोग ठगने के लिए, वो भी फुल प्रूफ, नंबर बदल बदल कर। चलो इन ठगों को इन्हीं की चाल में फंसाते हैं। हेलो। हेलो, आपका इश्तिहार देखा था आज के अखबार में। हाँ हाँ बोलो जी। वो मसाज, सिर्फ मसाज ही करवाना है या मौज भी करनी है? हाँ हाँ। कितने पैसे लगेंगे? 3000, 2000 लड़की का और 1000 रजिस्ट्रेशन का। वैसे ये सेफ तो है ना, मतलब कोई खतरा वतरा तो नहीं है? अबे सड़क पे खड़े रह के धंधा थोड़ी कर रहे हैं हम। अगर सेफ नहीं होता तो अखबार में हजारों रुपया खर्च करके इश्तिहार थोड़ी देते। अच्छा ठीक है ठीक है। अब जगह कौन सी होगी, मतलब आपका कोई होटल वोटल जैसा कुछ? नहीं नहीं, लड़की के घर पे होगा। फोन ऑफ मत करना, 10 मिनट में तुमको फोन आ जाएगा। हाँ चंदर बोल रहा हूँ। फ़ोन किया था, लड़की मांगती है ना? जी हाँ किया था। हाँ तो निर्मल नगर मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम है। हाँ वहाँ 332 का बस स्टॉप है, उससे 100 मीटर दूर खड़े हो जाना। मैं 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ। और सफ़ेद टोपी और गॉगल लगाया हुआ मैंने। ठीक है चंदर, मैं 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अच्छा नाम क्या बताया तुम्हारा? ललित। ललित। तुम चंदर हो? हाँ पैसे। पहले फोटो दिखाओ। पहले पैसे। ठीक है, एक फोटो मैं दिखाऊं? क्या पक रहा है बे? मिलन जोशी तू है? हो आपण? अरे ये क्या कर रहे हो? तो इंट्रोडक्शन हो जाए। नो नकली नाम प्लीज। ये कह रहा है कि ये विजय सिंह है
मिलिंद जोशी, तेरा भी कोई असली नाम है? मेरा असली नाम मिलिंद जोशी ही है, लेकिन इसका असली नाम किशोर है, किशोर परदेशी। इसका असली नाम प्रतिमा सोलंकी है और इसका असल में मर्डर। ये तुझे जानती थी, किस नाम से जानती थी और इसका मर्डर करने की खास वजह क्या थी? थमा साहब, मैं कबूल करता हूँ कि मैं इसके साथ मिलकर लोगों को ठगता हूँ, लेकिन इस लड़की का फोटो हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ साहब। ये मर्डर से मेरा कोई वास्ता नहीं है साहब। हाँ, आई शपथ सकता साहब। चल इसकी बक दिया इसने। अब तेरी बारी है किशोर उर्फ 1 दर्जन नकली नाम। सर, प्रतिमा भी हमारा इश्तिहार देख के आई थी। फोन किया था उसने मिलिंद को। ओ, फोन किया था, लेकिन साहब मेरे को नहीं मालूम था इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है। हेलो हेलो, मैंने आपका ऐड देखा पेपर में। हाँ, तो मुझे इंटरेस्ट है, कुछ डिटेल्स बताएंगे, रेट वगैरह? मैडम, ये मसाज सर्विस सिर्फ जेंट्स के लिए है। मुझे पढ़ना आता है। साफ लिखा है आप लड़कियों से मसाज करवाने की सर्विस देते हैं। हाँ, तो आपको लड़की ही चाहिए। हैं? लड़की को लड़की चाहिए? अबे वो मिलिंद, ये औरत कहीं हमको तो नहीं ठगने वाली? किशोर, हमको ठगने वाली औरत अभी पैदा नहीं हुई है। तो एक काम कर, तो इस औरत से मिल, पैसे ले, एड्रेस दे और निकल। प्रतिमा जी, आप रतन है? जी, पैसे लाइए। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? तो फिर फोन क्यों किया था? वो मैं बहुत दूर से मुंबई आई हूँ, मुझे जल्द से जल्द ढेर सारे पैसे कमाए। मैंने आपका ऐड पढ़ा था, आप लड़कियों से मसाज की सर्विस दिलवाते हैं, तो मुझे लगा कि शायद मुझे आपके इधर काम मिल जाएगा। मैं ये सर्विस देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया था। बस आप मुझे कस्टमर ले आइए, मैं अच्छे से काम करूँ। लेकिन फोन पर तो उस दूसरे आदमी ने कहा था कि 1000 रजिस्ट्रेशन के और 2000 लड़की के। मैंने 1500 अपने पार्टनर को दिए, बोला कमीशन मिला है तुमसे। झूठ बोल दिया उससे। तो अगली डील से तो मुझे 2000 मिलेगा ना? कोई नहीं, चलेगा मुझे। मैं 1500 में करने के लिए तैयार हूं, 1000 में भी कर लूंगी। बाड़मेर में मेरी एक छोटी सी बेटी है, एक बूढ़ा बाप है। देखो, मैं दिन में 1 से ज्यादा कस्टमर को भी सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। हम कस्टमर्स को सर्विस देते नहीं, हम ठगते हैं। हमारा काम क्या है, कैसे होता है, सब कुछ बता दिया था मैंने प्रतिमा को। प्यार हो गया था उससे? बहुत ज़्यादा प्यार। उसके बाद मैंने उसे अपने काम में भी शामिल कर लिया। दगाबाज, मेरे पीठ पीछे। चुप बैठ। तुम दोनों मिलकर लोगों को ठगते रहे, तेरे ठग फ्रेंड ने तुझे ठग लिया। साहब, जहाँ भी वो जाती थी जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता था, लोग जल्दी मान जाते थे। किसी किसी से तो 3 का 5000 निकलवा लेती थी। अब समझ में आया तूने उसे क्यों मार डाला? चीटिंग कर रही थी साहब मेरे साथ। मैंने उसको फ्लैट भाड़े पे लेके दिया, उसके फ्लैट का भाड़ा भरता रहा, उसको दिल खोल के पैसे दिए कि अपने बाप और बेटी को संभाल सके। वो भी इधर सेटल हो गए, और इस सब के बावजूद साली धोखा दे रही थी मेरे को। मुकेश। हाँ। शालिनी, चले? पूरा वीडियो दिखाऊं तुझे? दिखाऊं ऑडियो के साथ? साली! रुक रुक, तेरे काम में कोई लापरवाही की मैंने? नहीं। कोई बेईमानी की? नहीं की। ईमानदारी से पूरा का पूरा ठगी का पैसा तेरे हाथ में ला कर देती थी। बदले में तू जो भी कमीशन देता था ले लेती थी, जो भी कहता था करती थी। उसके बाद अगर ऊपर से मैं थोड़ा सा कमा लेती हूँ तो उसमें तेरा क्या बिगड़ता है? अरे एक छोटी बच्ची है मेरी, उसका एडमिशन करवाना है एक स्कूल में, समझा कर यार। अरे तेरी बच्ची मेरी बच्ची, कितनी बार बोला है मैंने तुझे? दर्जन बार तो शादी के लिए पूछ चुका हूं यार। तू 2 दर्जन बार भी पूछेगा ना
तो मेरा जवाब ना ही होगा, समझा? कितनी एहसान फरामोश है रे तू, हैं? यही कारण है कि मुझे शादी नहीं करनी। एक बार शादी करके पछता रही हूँ, दोबारा उसी आग में क्यों कूदूं मैं? रतन, माना मैंने, तूने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन बदले में मैं भी तो करती हूँ ना कुछ तेरे लिए। तूने मुझे सोने के लिए कहा, मैं मान गई, तेरे साथ सोई मैं, लेकिन अब तू मुझे अपने साथ शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता। अरे तू समझ क्यों नहीं रही है यार? मैं तुझसे शादी करके रानी बना के रखूंगा तुझे। हट यार, ये रानी वानी नहीं बनना मुझे। ये सब फिल्मों में और किताबों में अच्छा लगता है। मेरी एक बच्ची है छोटी सी, जो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन अब इस जिंदगी में आ गई है ना, तो उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के अलावा मुझे कोई और जिम्मेदारी अपने पल्ले नहीं पड़वानी। मैंने उसको इस सब में नहीं धकेला साहब, मैं तो उसको इस सब से निकालना चाहता था। सब कुछ किया मैंने उसके लिए, घर चलाने के लिए पैसे, फ्लैट का भाड़ा, सब कुछ। लेकिन मेरे लाख कहने के बाद भी उस साली सुनने को तैयार ही नहीं थी। इस मुद्दे पर जो बात होनी थी हो चुकी थी ना, मामला भी सेटल था और काफी टाइम भी हो गया है। अरे प्रतिमा, मामले को मार गोली, मेरे साथ सेटल हो जाए यार। लेकिन मैं तो सेटल्ड हूं ना। मेरा मतलब शादी कर ले यार मुझसे। देख, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू दिल से प्यार करती है मुझसे। रतन, तू मुझे कितना कम जानता है। तुझे अभी तक नहीं पता लगा कि मेरे दिल में किसी आदमी के लिए प्यार कभी हो ही नहीं सकता। मुझे प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी से। और जो तू ये रोज रोज शादी कर ले करता रहता है ना, घुटन होती है मुझे इससे। अरे तो एक शादी बुरी हो गई तो तू हर शादी को बुरा समझेगी क्या यार? ये तो बेवकूफी है प्रतिमा। और हर बार ना सुनने के बाद बार बार बेशर्मों की तरह पूछते रहना, वो भी तो बेवकूफी है ना। कितना जलील करेगी यार तू मुझे? कितना जलील होता रहेगा तू? प्रतिमा, आज के बाद तू धंधा नहीं करेगी, समझ गई तू? शादी नहीं करनी मत कर, घर पे बैठ, मैं खिलाऊंगा तुझे, तेरे बाप को, तेरी बच्ची को, सबकी देखभाल करूंगा, लेकिन धंधा नहीं करेगी तू। तेरे एहसान के साइज से भी दूर रहना है मुझे। एक फ्लैट देख लिया मैंने अपने लिए, अगले महीने शिफ्ट हो रही हूँ, और ड्रेस तक नहीं दूंगी तुझे, नंबर भी चेंज कर रही हूँ। अच्छा, और तुझे क्या लग रहा है मैं सोनू मोनू मुन्ना की तरह घर में बैठा रहूंगा? ढूंढूंगा नहीं तुझे। अगर तू मुझे ढूंढेगा ना, तो पुलिस तुझे ढूंढेगी, और ये मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने तुझे वार्निंग दी थी ना कि अगली बार से मेरे पे हाथ मत लगाना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब तो देखना पुलिस तेरा क्या हाल करेगी। तू मेरा नाम लेने से भी काफी का समझा। साली, मेरी वजह से तेरे सारे काम पूरे हो रहे हैं, तेरे सपने पूरे हो रहे हैं, तू अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही है, तू मेरी कंप्लेंट करेगी पुलिस में? ये था तेरा जबरदस्त प्यार, जिसका तूने खुद अपने हाथों से गला घोट दिया और फिर से ठगना शुरू कर दिया, जैसे इससे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सिर्फ लोगों को ठगता हूँ साहब। मर्डर क्या, मेरे को तो हाथापाई से भी नफरत है साहब। वार्निंग देके मेरे को छोड़ दो ना। पैसा मतलब वो फाइन वाइन ले लो ना मेरे से, कुछ सेटल कर ले क्या? हम लोग सेटलमेंट बोर्ड वाले नजर आते हैं तुझे? हाँ, वो खून का धुला है तो तू क्या दूध का धुला है क्या? मैंने खून किया नहीं साहब, गुस्से में हो गया। मैं तो उसके साथ जिंदगी काटना चाहता था, बांटना चाहता था सब कुछ। जो भी बोलो साहब, प्यार मेरा सच्चा था। सच्चे प्यार से तू कोसों दूर था। सच्चा प्यार था। पता है तूने क्या किया? एक बच्ची को अनाथ बनाकर छोड़ दिया, एक बाप को बेसहारा बनाकर छोड़ दिया। अगर ये सच्चा प्यार होता ना साले, तो कोई ऐसा प्यार ना करे, किसी को ऐसा प्यार नसीब ना हो। शिखा बेटा, यहीं रहना, कहीं यहाँ वहाँ जाना नहीं। नानू काम ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है नानू। नहीं सर, आप जिस आदमी के बारे में बता रहे हैं, ऐसा कोई भी हमारे एक्सीडेंट सेंटर में एडमिट नहीं किया गया है, ना आज, ना कल, ना परसों। मैडम, मैं आपको फिर से फोटो फॉरवर्ड करता हूँ। नाम सोहेल बेग है, उम्र 34 साल, कद 5 फुट 10 इंच है। आप प्लीज एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। नहीं सर,
ऐसा कोई एक्सीडेंट केस हमारे हॉस्पिटल में तो रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ही कल 7 सितंबर को और ना ही आज सुबह तक। जी नहीं, ये जिस आदमी की तस्वीर आपने मुझे भेजी है, इस आदमी का कोई रेलवे एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैंने चेक किया। नायडू सर शायद चेहरा पहचाने में ना रहा हो। हुसैन, कल और आज में सिर्फ एक ही एक्सीडेंट केस है जिसमें औरत का चेहरा साफ नजर आ रहा है। जी नहीं सर, हमारे पास ऐसा कोई एक्सीडेंट केस नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। सोहेल बेग? नो सर, ऐसा कोई एक्सीडेंट केस नहीं है इस नाम से। 24 घंटे हो चुके हैं, सोहेल बेग ने ना तो कॉल बैक किया है ना ही घर वापस लौटा है। ये सोहेल बेग 5 सितंबर की रात को दुबई से यहाँ हैदराबाद लैंड हुआ था। जी हाँ सर, और इसकी बीवी नुसरत आज दुबई से निकल रही है। हम कल इससे बात कर सकते हैं। पर अम्मी, आपको सोहेल ने कुछ तो बताया होगा कि वो कहाँ जा रहा है, किसको मिलने जा रहा है। कुछ नहीं बोला नुसरत। मैंने पूछा भी कि कब तक लौटेगा। आता हूँ अम्मी अब्बू, शाम को लेट आऊँगा मैं। ज्यादा लेट मत करना सोहेल, तुम्हारे चचा जान आ रहे हैं शाम के नाश्ते पे। खास तुम कोई मिलने आ रहे हैं मियाँ? 6 बजने के पहले लौट आऊँगा मैं, टेंशन न कर लो। 6 तक नहीं आया, तुम्हें फोन पे फोन घुमाने लगी, लेकिन हर बार बंद ही आ रहा था। मैं और शाजी यहाँ से निकल रहे, शाम तक हैदराबाद पहुँच जाएंगे। पर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी। मकसद, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? नुसरत साहिबा, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। आपके शौहर 1 हफ्ता पहले दुबई से यहाँ पर आए, कोई खास वजह या कुछ और काम? जी, वो अपने अम्मी अब्बू के साथ वक्त बिताना चाहते थे। उनकी लीव्स इकट्ठा हुई थी तो मिल गई। शाजिया के एग्जाम से, इसलिए हम दोनों वहीं रुक गए। दुबई में क्या काम करते हैं आपके शौहर? जी, परफ्यूम की दुकान है, सेल्स में है। सोहेल जब जब यहाँ पर आता है तो किस किस से मिलता है? अब वो पैदा यहाँ हुआ, बड़ा यहाँ हुआ, न जाने कितने लोगों को जानता होगा। फिर मुझे बता के भी कहाँ गया कि किसको मिलने जा रहा है। यहाँ हैदराबाद में किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? हम पिछले 10 सालों से दुबई में रहते हैं, हमारी शादी भी वहीं हुई है, तो हमारा यहाँ हैदराबाद में किसी से क्या दुश्मनी होगी? The number you are trying to call is currently switched off. 44456879991। इस नंबर से सोहेल बेग को एक फोन आया था 6 सितंबर की रात को। जी सर, इस नंबर से सोहेल के इंडिया वाले नंबर पर कॉल आया था। सोहेल के आउटगोइंग में सिर्फ एक कॉल है सर, जो उसने अपनी बीवी नुसरत को किया था। सर, सोहेल बेग का इंडिया वाला नंबर 5 सितंबर की शाम को स्विच ऑन हुआ और उसके ठीक 2 दिन बाद 7 सितंबर से स्विच ऑफ है। और ये स्विच ऑफ हुआ फतेहगंज में शाम 4 बजे। जी सर। नहीं नुसरत, मुझे नहीं पता कि फतेहगंज में सोहेल को क्या काम था। आपको कुछ बोला था? नहीं तो, मैं तो फतेहगंज में किसी को जानता तक नहीं। पर पुलिस का कहना है कि सोहेल 7 तारीख को शाम को 4 बजे फतेहगंज में थे। लेकिन वो वहाँ क्यों था, किसके साथ था? पुलिस कह रही है कि सोहेल को 6 सितंबर को कोई फोन आया था। उनके पास वो नंबर है, पर फिलहाल वो बंद आ रहा है। नंबर अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। ये नंबर किसी नाविद शेख के नाम पर रजिस्टर्ड है। आप जानती हैं किसी नाविद शेख को? एक मिनट अम्मी, सोहेल किसी नाविद शेख को जानते हैं? नाविद शेख तो सोहेल का बचपन का दोस्त है, तो मिलिए उसे, नूरगंज में रहता है। फोन रिकॉर्ड्स में भी नाविद का एड्रेस नूरगंज ही दिखा रहा है। लेकिन सोहेल नाविद को तो हर बार मिलता है। अगर उसे पता है कि सोहेल कहाँ है, तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? नाविद शेख यहीं रहता है? जी, मेरे शौहर है, फैक्ट्री गए हैं। उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? परसों हमारा बेटा फ़ोन से खेल रहा था, टूट गया। अभी नया लेना है, लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है दुकान जाने को। हम खुद ही जाकर देख लेते हैं कि कितना बिजी है वो और काम क्या करता है। अम्मा मियाँ जल्दी करो ना, रामू उसको देखे आना। नावेद, नावेद। जी रफीक भाई। पुलिस आई है, तेरे को पूछती। पुलिस? मेरे को? हाँ साहब, 6 तारीख को सोहेल से फ़ोन पे बात किया मैं। और अगले दिन 7 तारीख को सोहेल तुझसे मिला था। हाँ साहब, इसीलिए छुट्टी लिया मैं। सोहेल मेरे से मिलने को मेरे घर आया था। बचपन का दोस्त है साहब, खास। 6 तारीख को तेरी सोहेल से बात हुई और 7 तारीख को तू उससे मिला भी। उसके बाद से ही तेरा जिगरी दोस्त गायब है और इस बात से तुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। साहब, मैं अपने काम में मशरूफ था, ऊपर से मेरे फ़ोन को भी अभी टूटना था। तेरा फ़ोन भी तभी टूटना था जब सोहेल गायब हुआ। इत्तेफाक कुछ ज़्यादा हो रहे मियाँ। बोलो, प्लान सोहेल के दुबई से आने से पहले बना या बाद में?
मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि सोहेल यहाँ हैदराबाद में। वो तो 6 तारीख को अचानक से सोहेल का फ़ोन ऑनलाइन हुआ, तभी उसको फ़ोन मारा मैं। कमाल करते हो मियाँ, तुम इधर को आए और एक मैसेज तक नहीं किया। वो तो तुम्हारी ऑनलाइन हरी बत्ती टिम की, तभी तुमको फ़ोन किया मैं। अरे गलती की ऑनलाइन दिखा के भाई। कल तुम लोगों को अचानक से सरप्राइज देने का सोच रहा था मैं, का पूरा रायता फैल गया देखो। अरे जाओ, ये तो तुमको फ़ोन किया मैं, वरना तुम तो बिना मिले निकलते थे। छोड़ो, और बताओ नुसरत भाभी और शादिया कैसी हैं? वो लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं। तो कल मिले? बोलो तो छुट्टी लेता हूँ मैं। अरे सोहेल भाई, और लो ना। हाँ दो। अच्छा सोहेल भाई, हम लोग है ना मिलके कुछ प्रोग्राम बनाते, आप, नुसरत, शाजिया और हम तीनों। नुसरत आ रही है कुछ दिनों में, तुम दोनों आपस में बातें करके तय कर लो। और मियाँ कैसी चल रही दुबई में इत्र की दुकान? बस भाई अल्लाह का करम है, तुम सुनाओ। बस अपनी भी चल रही है। अच्छा नावेद, हम निकलते हैं, इतवार को मिलते हैं। तुम अभी हो ना कुछ दिन यहाँ? हाँ पूरे 1 महीने है भाई। सोहेल के फ़ोन पर मैसेज आया था? जी साहब, अब SMS था या चैट मैसेज ये मेरे को नहीं मालूम। फिर वो तुरंत निकला? जी साहब, फ़ौरन उठा और चल दिया। मैं उसको बाहर तक छोड़ने भी गया। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। उसका फ़ोन फतेहगंज में बंद हुआ था, उधर किसको मिलने गया था सोहेल? साहब वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे इलाके से किसी के साथ में तो गया साहब वो। तूने देखा था किसके साथ गया? हाँ साहब देखा मैं। अबे तो अब तक क्यों नहीं बोला? साहब लेकिन अभी तो बात निकली ना। किसके साथ गया था वो? साहब उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन कोई औरत थी स्कूटर पर। अब तू फेंक रहा है नावेद? खुदा कसम साहब। तुम दोनों ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा, फिर वो गया अपने रास्ते और तू गया अपने रास्ते। फिर ऐसी कौन सी बिजली कड़की कि तू अपने लंगोटी यार के पीछे गया उसकी जासूसी करने? कैसी जासूसी साहब? मैं जैसे ही अपने घर के अंदर जाने लगा तभी मेरी नज़र मेरी खुद की बाइक पर पड़ी। उस पर किसी का कोई कपड़ा पड़ा हुआ था। मैं कपड़ा उठाने गया तो मेरी नज़र सड़क पे पड़ी। चल हुलिया बताओ उस औरत का। बुरके में थी साहब। हमको हल्के में बिल्कुल भी मत ले, फोड़ डालेंगे तुझे, समझा? नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। अबे नावेद, तू सोहेल को अपना बचपन का दोस्त बोलता है। वो अपने बीवी बच्चों को अकेला दुबई में छोड़कर यहाँ आता है, यहाँ किसी औरत के साथ डबल सीट गया, और तुझे मालूम ही नहीं कि वो औरत कौन है? साहब बचपन की दोस्ती अलग थी और अभी की निजी जिंदगी अलग है साहब। गोली मत देना भाई, वरना यहीं अबीच तुझे अलग अलग कर देंगे। बोल। साहब मेरे को नहीं मालूम। 7 तारीख को सोहेल मेरे घर को आया, उसके बाद से अभी तक सोहेल से मेरी कोई बात नहीं हुई। फोन चैट कुछ भी तो नहीं। फोन चैट कैसे होगी? उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ कर दिया था ना तूने। चल अब सीधे बोल, उसकी बॉडी को कहाँ दफन किया तूने? ऐसा मत बोलो साहब, सोहेल दोस्त है मेरा, मैं इसको काय को मारूंगा? नावेद तो बचपन से ही अच्छा लड़का है साहब, वो सोहेल के साथ क्यों झगड़ा करेगा? सर सोहेल मुझसे सब कुछ शेयर करते हैं। अगर नावेद के साथ कोई प्रॉब्लम होती तो वो मुझे ज़रूर बताते। और जैसा कि मैंने आपको बताया है सर, हमारी लाइफ दुबई में है। गिन करके साल में सिर्फ 2-4 हफ्तों के लिए ही सोहेल हैदराबाद आते हैं। ये बुरखे वाली औरत कौन हो सकती है? कोई आइडिया नहीं है सर। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि सोहेल किसी बुरके वाली औरत के साथ स्कूटर पे डबल सीट जाएंगे। तो क्या नावेद झूठ बोला? वो झूठ क्यों बोलेगा? तो कौन झूठ बोला? क्योंकि कुछ तो है जो झूठ है। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सोहेल सच में उस औरत के साथ स्कूटर पर गया था। मेरा शौहर झूठ काहे को बोलेगा? सोहेल के साथ अच्छी दोस्ती थी उसकी, वो सोहेल के साथ बुरा काहे को करेगा? आप लोग अभी के अभी मेरे नावेद को छोड़ दो। देखो नगमा, सोहेल अब तक मिला नहीं है और हम लोग ये पता कर रहे हैं कि तुम्हारा शौहर सच बोल रहा है या पतंग उड़ा रहा है। पतंग के काहे को उड़ाएगा जी? ईमानदारी से कमाने वाला आदमी है वो। जो जैसा देखा उसने आपको बता दिया तो आप लोग उसी को अंदर कर दिए। अभी वो जो भी कह रहा है आप लोगों को झूठ लग रहा है। अरे तो क्या करता वो? जाके उस सोहेल का फोटो लेके आता क्या जब वो बुरखे वाली के साथ भाग रहा था? भाग रहा था? तुमको कैसे मालूम उसके साथ भाग रहा था? झूठ बोल रहा है नावेद। सोहेल ऐसे कैसे किसी नकाबपोश औरत के साथ गया और घर नहीं लौटा? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सोहेल के अब्बा। पर नावेद कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है? सोहेल को दुबई में नौकरी मिली, तरक्की की, तो शायद चल गया होगा माटी मिला। नंबर है 444321234। इस नंबर के मैसेजेस और चैट मैसेजेस मुझे दोनों चाहिए, 6 सितंबर से लेकर आज 11 सितंबर तक के। सर नावेद के कॉल रिकॉर्ड्स में नुसरत फीचर नहीं होती, तो इन दोनों की कोई भी प्लानिंग हम फोन लेवल पर रूल आउट कर सकते हैं। और नुसरत का कहना है कि वो नावेद से 1-2 बार ही मिली है। सर नुसरत के दुबई के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाना थोड़ा मुश्किल होगा इस वक्त, लेकिन इतना तो पक्का है कि दुबई और हैदराबाद के बीच कोई तो प्लानिंग जरूर की गई होगी। हुसैन प्लानिंग तो हुई,
पर ये प्लानिंग किसने की है ये फिलहाल हम नहीं जानते। क्या ये प्लानिंग नुसरत ने की है सुहेल को गायब करने की, या सुहेल ने खुद प्लानिंग की और गायब हो गया, या फिर ये किसी तीसरे की प्लानिंग है, या कोई प्लान नाकाम हुआ है। सर नाविद कह रहा था कि सुहेल को कोई मैसेज आया था, जिसके बाद वो तुरंत नाविद के घर से निकला। डिटेल्स मंगवाई है मैंने सर, 2 दिन लगेंगे सारे मैसेज और चैट्स की डिटेल्स आने में। हुसैन, आज ऑलरेडी चौथा दिन हो गया सुहेल को गायब हुआ। डिटेल आने तक इस नावेद के स्टेटमेंट वेरीफाई करवाओ। मोहल्ले में वो अकेला तो नहीं होगा जिसने सुहेल को इस बुरके वाली औरत के साथ स्कूटर पर डबल सीट जाते देखा होगा। बोलो चीचा, देखा क्या इसको? लग तो रहा है, देखा था किसी बुरखे वाली के साथ स्कूटर पर। देखो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है मैंने देखा इस आदमी को। हाँ सब सारी रिकॉर्डिंग रखता हूँ मैं। 7 सितंबर की रिकॉर्डिंग निकालो, दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात तक। नावेद झूठ नहीं बोला। कौन है ये खातून? अम्मी, मुझे क्या मालूम कौन है ये। देखिए, बुरखे के नीचे ये औरत कोई भी हो सकती है, और आप हमें ये बताइए कि आपके शौहर आपसे 1 हफ्ता पहले दुबई से यहाँ हैदराबाद आते और फिर इस औरत के साथ स्कूटर पर डबल सीट जाते, तो जाहिर सी बात है ये इस औरत को जानते होंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दोनों इस औरत को नहीं जानते? मुमताज़ बेगम आपके बेटे और नुसरत साहिबा आपके शौहर इस औरत के साथ अपनी मर्जी से स्कूटर पर गए। लेकिन इस औरत के बारे में मैं पहली बार जान रही हूँ। पर शायद ये पहली बार नहीं होगा जब आपके शौहर इस औरत के साथ कहीं गए हैं और अपनी मर्जी से गए। कोई जबरदस्ती नहीं हुई, फुटेज में साफ दिख रहा है। गया होगा किसी काम से, किसी से मिलने, लेकिन वापस लौट के तो नहीं आया है ना। उसका फोन तो बंद है ना। अरे ढूंढिए इस औरत को और पूछिए उसे कि कहाँ छिपा कर रखा है मेरे बेटे को। ये भी तो हो सकता है कि सोहेल खुद कहीं छिप गया हो आप सबसे और उसके लौटने का कोई इरादा ही ना हो। सोहेल मेरे शौहर हैं और मैं उन्हें आपसे या किसी से भी बेहतर जानती हूँ। पर आप इस औरत को तो नहीं जानती ना, जैसे आपके शौहर काफी बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या मियाँ, हैदराबाद आए और हमको नहीं बताया? अरे अभी 21 दिन तो हुआ है आए हुए। तो कब मिल रहे हो? तुम बोलो। आज ही मिलते हैं। कहाँ हो तुम? नूरगंज में हूँ, अपने दोस्त नावेद के यहाँ। अच्छा, तो दोपहर में पिकअप करती हो तुम्हें। कितने बजे? 1:30 बजे। ओके डन। और फिर 1:40 पर उस खातून का मैसेज आता है। पहुंच गई हूँ, बाहर आ जाओ। सर ये नंबर जिस पर सुहेल की ये चैट हुई थी, ये नंबर अभी भी स्विच ऑफ है। डिटेल्स मंगवाई है मैंने। हालांकि सर चैट हिस्ट्री देखकर लगता है कि अफेयर काफी पुराना होगा और जब जब सुहेल हैदराबाद आता होगा ये दोनों पक्का मिलते रहे होंगे। हुसैन मिलते होंगे, लेकिन मिलने के बाद ये सुहेल घर वापस तो आता होगा, इस बार लौटा ही नहीं। सर सीसीटीवी फुटेज में स्कूटर का नंबर साफ दिख रहा है। डिटेल्स मंगवाई आरटीओ से, पता चलेगा ये स्कूटर किसके नाम पर है। पर बीवी बच्चे वाला आदमी है, दुबई में सेटल्ड है, इस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्यों भागेगा? सर अगर सुहेल का इस बुरके वाली औरत के साथ अफेयर होगा तो पक्का इस अफेयर में कुछ तो खट्टा हुआ होगा। हुसैन, खटास तो आजकल अच्छी खासी शादी में आ सकती है, फिर अफेयर में तो होनी ही होनी। यहाँ कुछ ना कुछ झोल जरूर है, या तो प्यार का या पैसे का या फिर दोनों का। स्कूटर फैजान मिर्जा के नाम पर रजिस्टर्ड है। अरे फैजान तो मेरा भांजा है, मेरी बहन तबस्सुम का बेटा। 12/40 मोमिन नगर। यही है उनका पता। ये सब क्या हो रहा है साहब? ये आप हमें बताइए कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो औरत जो भी थी वो आपकी बहन तबस्सुम के बेटे फैजान के स्कूटर पर आई। अभी आप यही कहेंगे आप नहीं जानती वो औरत कौन है? साहब अगर पता होता तो क्यों नहीं बताऊंगी। मुमताज बेगम, आपका बेटा गायब है और इस औरत के साथ आपके बेटे की गुफ्तगू हुई और उसके बाद आपका बेटा उसके स्कूटर पर बैठकर कहीं चला जाता है। हमारी बहन तबस्सुम के साथ कुछ ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? हमारे अब्बू कुछ जमीन छोड़ गए थे, उसी को लेके हम लोगों के बीच कुछ किरकिरी हो गई थी। कब की बात है? परसों बीत गए। इन बरसों में हम लोगों के बीच कुछ बातें नहीं होती सिवाय कोई शादी या वलीमा के। क्या आपके बेटे सुहेल के गायब होने के पीछे आपकी बहन तबस्सुम का हाथ हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सालों बाद
जी फैजान मिर्जा आपका बेटा है? हाँ तो बुलाइए। काम से बाहर गया है। बात क्या है इंस्पेक्टर? 7 सितंबर की दोपहर को आपके भांजे सोहेल बेग को ये औरत आपके बेटे के स्कूटर पर अपने साथ लेकर गए और तभी से सोहेल गायब है। ये स्कूटर तो मेरे बेटे फैजान की थी, लेकिन पिछले 2 साल से इसे रफत चला रही है। रफत? ये रफत कौन है? मेरे बड़े बेटे आमिर की बीवी हुआ करती थी। अब ये दोनों अलग हो गए, इनमें आपस में कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो आपकी और आपकी छोटी बहन मुमताज बेग के बीच भी नहीं है, जमीन को लेकर झगड़ा है। मुमताज ने हमारे बाबा आदम के जमीनों के झगड़े के बारे में तो बात की, लेकिन 2 साल से जो ताजा ताजा चल रहा है उसके बारे में तो चू तक नहीं की आपके सामने। ताजा ताजा क्या चल रहा है? ये बेशर्मी, मुमताज का शादीशुदा बेटा सोहेल और ये बेहया रफत के बीच में नाजायज रिश्ता है। मुमताज को सब मालूम है, लेकिन वो चुप है। आपको सोहेल चाहिए ना, तो पहले जाके उस रफत को ढूंढिए। आप लोग हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हम शुरू से आपको ये बता रहे हैं कि आपके बेटे की इस औरत के साथ गुफ्तगू हुई है, चैट मैसेज के सबूत हैं। फिर भी आपने सिर्फ ज़मीन का जिक्र किया, जिसको लेकर आपका आपकी बहन के साथ झगड़ा हुआ था। लेकिन आपके बेटे का आपकी बहन की बहू रफत के साथ जो अफेयर था, उसका जिक्र एक बार भी नहीं किया आपने। और आप नुसरत साहिबा अपने शौहर के अफेयर को इतनी जल्दी भूल गई? रफत और सोहेल के बीच में जो कुछ भी था, उस पर तो कब की मिट्टी डल चुकी है। किस पर मिट्टी डल चुकी है और कहां दफन किया है, अब ये रफत ही हमें बताएगी। सीनत जी, आपकी बेटी रफत के घर पे तो ताला लगा हुआ है। मैं भी उसे लेकर परेशान हूँ, एकदम से गायब हो गई। क्या मतलब? 7 तारीख को आई थी, बच्चों को मेरे पास छोड़कर चली गई। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो, क्या काम है, कुछ बताया नहीं। अब मैं ज़िशान और अमजद को लेने कुछ दिनों बाद लौटूंगी, कुछ ज़रूरी काम निपटाना है। क्या काम है? जा कहाँ रही हो, कब लौटोगी? हमने बोला ना, ज़रूरी काम है, जल्दी लौटाऊंगी। ज़िशान, अमजद, आपस में लड़ना नहीं और नानी जान को तंग नहीं करना। मैं जल्दी लौटाऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। सर, कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। सोहेल जिसके साथ चैटिंग कर रहा था, वो नंबर रफत के नाम पर ही है। अब तो ये कंफर्म है सर, वो बुरखे वाली औरत रफत ही है। रफत का फोन स्विच ऑफ है, घर पर ताला है और वो गायब है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, यहाँ तक कि उसकी अम्मी जीनत भी नहीं जानती। और अब इस पर्दा नशीन का पर्दा उठ चुका है। बेहतर होगा कि आप लोग भी अपनी नौटंकी का पर्दा गिरा दें। गिड़गिड़ा के माफी मांगी थी सोहेल ने, राजिया की कसम खाई थी। 1.5 साल पहले सब कुछ खत्म हो गया था उसके और उस कुत्ती रफत के बीच। बिरयानी को दम से उतारने के बाद भी काफी टाइम तक अंगारे गर्म ही रहते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि सोहेल को लेकर कहीं चला गया हो। आप तो ये बात इतने दावे के साथ ऐसे कह रही हैं जैसे आपके बेटे सोहेल ने ये अफेयर शुरू करने से पहले आपसे इजाजत ली हो। 2 दिन और रुक जाते ना। नक्को रे, वैसे भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली मेरे को। एक दिन भी लेट नहीं कर सकता मैं, ऊपर से शारजा का स्कूल होना। बेकार में नुसरत को शक होगा और यहाँ तुम्हारे आमिर को भी। सोहेल, खुदा ना खासा अगर हमारी मोहब्बत सबके सामने आ गई तो क्या तुम सबके सामने मेरा हाथ थामोगी? और क्यों ऐसी बातें सोचकर बोलकर अच्छे खासे मजे को किरकिरा करती है यार? मैं कह रहा हूँ ऐसे कभी कुछ नहीं होगा, समझी तुम? समझी, मजाक कर रहे थे। चल मैं निकलता है, पैकिंग भी करनी है मेरे को। अरे क्यों मार रहा है उसे? आमिर भाई क्या हुआ? बता, सब कुछ बता, क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, सब कुछ बता। अरे अम्मी नाम सुनेगी ना तो पैरों तेरे जमीन खिसक जाएगी तेरी। चुन चुन के सोहेल को चुना इसने। अम्मी की नस पर खंजर भोंका साली तूने। साला एक टाइम से देख रहा हूँ, जब देखो तो फोन में रहती है, फोन में रहती है। आज रहा नहीं गया तो फोन चेक किया, पूरा का पूरा चिट्ठा है सामने, गुनाह का दस्तावेज।
खाली इतना ही दिल आ गया था उस पे तो उसके गोद में जाके क्यों नहीं बैठती? हाँ, देखता हूँ तक पालता है तेरे को। चुप क्यों है रफत? बोलती क्यों नहीं? आमिर भाई सीधे मुमताज खाला के घर जाकर बात करते हैं। अरे साला अपना ही सिक्का खोटा है तो उसको कैसे उछाले? हम कहीं नहीं जाते, लेकिन ये यहाँ से जाएगी अब भी के अब भी जा। और हाँ, जाते जाते एक बात बता, वो अमजद और जीशान भी उसी के है ना? आमिर कैसी बात कर रहे हो? सुअर तो जी मेरी बहन। एक तो सुअर सोहेल का नाम मेरे सामने कभी मत लेना, और दूसरी बात, मेरे को तेरी सफाई नहीं सुननी। अब भी के अब भी बक्सा बांध, तेरा और तेरे दोनों पिल्लों का, और मुंडी नीचे करके बाहर निकल, वरना पाल से घसीट कर पीट पीट कर मोहल्ले के सामने बाहर निकाल। चल फुट यहाँ से, चल फुट यहाँ से। लेकिन एक बार तो मुमताज को आड़े हाथ लूंगी ही लूंगी। नुसरत, तरस आता है तुझ पे कि ऐसे आदमी की बीवी है तू जो अपने ही भाई की बेगम पर हाथ डालता है। अब जब वो आएगा ना तेरे पास, इतना याद रखना, जूठन है वो, जूठन। कब से चल रहा है ये सब? हमारी शादी के पहले से? वो अम्मी और खाला की बनती नहीं थी तो एक दूसरे के घर में आना जाना नहीं होता था। यूसुफ मामा के बेटे अब्बास के निकाह में पहली बार मुलाकात हुई थी रफत से, तब से। पिछले 6 महीने में 3 बार 4-4 दिन के लिए हैदराबाद गए थे, इसीलिए ना? बोला ना, गलती हो गई, अब बाल की खाल मत कर। अगर मैं ऐसा करती तो तुम बाल की खाल करते या मेरे बाल और चमड़ी दोनों खाते सोहेल? देखो, फिसल गया था मैं, बहक गया था, एक बार माफ कर दे मेरे को। गलती की है मैंने, कोई कत्ल नहीं किया है। वफा का कत्ल नहीं होता सोहेल। मिट्टी डालो, हाथ जोड़ता हूं, मिट्टी डालो, आगे से नहीं होगा कभी। वैसे भी शर्म के वाले डूब रहा हूं मैं। आज के बाद रफत से बात तलक नहीं करूंगा मैं, साजिया की कसम। शाजिया की कसम खाई थी, दिल से माफी मांगी थी। उसकी आंखों में देख के लग रहा था उसे सच में बुरा लग रहा है। उसने सारा रिश्ता, जो कुछ भी था, सब कुछ तोड़ दिया था उसके साथ। पर मौजूदा हालात देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। नुसरत जी, रफत ने 7 तारीख को अपने दोनों लड़कों को अपनी माँ के पास छोड़ा। इसका मतलब शायद रफत और आपके शौहर के बीच पहले से कुछ तय था। कहाँ है वो पर्चा जिसमें सारे SMS है? पढ़ो, क्या लगता है क्या उन दोनों के बीच सब कुछ पहले से तय था? इंस्पेक्टर साहब, मुझे शक है कि रफत और उन लोगों ने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया है। मेरे बेटे को ढूंढिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। और आप ये उम्मीद करते हो कि मेरे को मालूम होएगा कि रफत किधर है? वो गटर में जी रही हो या सड़क के मर गई हो, मेरे को रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। हम रफत को नहीं, सोहेल बेग को ढूंढ रहे हैं जो मिसिंग है। तो अब मैं सोहेल बेग का भी रिकॉर्ड रखूं? मेरे को और कोई काम धंधा नहीं है क्या साहब? देखिए साहब, अगर आपको उन दोनों की लाश कहीं मिले ना तो मुझे खुशखबरी देने के लिए फोन जरूर करना, वरना ना ही मेरा सोहेल से कोई लेना देना है ना रफत से। लेकिन तुम्हारा अपने भाई फैजान से तो लेना देना है ना। 7 तारीख को जब से ये दोनों गायब हुए ना, फैजान भी गायब है और उसका फोन भी बंद है। उसका जो भी होएगा मेरे को मालूम नहीं, मैं अभी मस्कट में ड्यूटी पे हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता। पिछले 1.5 साल में सोहेल ने नुसरत से तलाक लेने की कोई पहल नहीं की, फिर अचानक भाग जाना। कॉलेज जाने वाला बच्चा तो है नहीं। इस नावेद को फिर से खंगालते सर। इस साजिश में इसका कुछ ना कुछ हाथ जरूर होगा। हो सकता है किसी के इशारे पर कुछ करवा दिया हो। हालांकि सर, नावेद और नुसरत के बीच अभी तक कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश तो नहीं हुआ। हुसैन, हम एक अहम किरदार मिस कर रहे हैं, फैजान मिर्जा। वो भी तो आउट ऑफ रडार है। हो सकता है इस सब की मिली जुली साजिश हो। सोहेल के माँ बाप सोहेल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। हो सकता है सोहेल और रफत दोनों को ही गायब कराया गया। नहीं जा सकती मतलब? जब तक ये केस हल नहीं हो जाता और आपके पति मिल नहीं जाते, आप हैदराबाद से बाहर नहीं जा सकती। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपको लगता है कि मैंने दुबई से रफत और सोहेल को कुछ करवा दिया है? नुसरत जी, हम किसी भी सोच को, किसी भी ख्याल को तब तक खारिज नहीं कर सकते जब तक उसे खारिज करने के सबूत हमारे हाथ में ना हो। मेहरबानी करके ऐसे फिजूल के सबूत ढूंढने में वक्त जाया ना करें और मेरे शौहर को ढूंढे। बेटा नुसरत, तुझे पता था कि सोहेल और रफत के बीच में बंद नहीं हुआ, सब चल रहा है? हाँ। तो तुमने रोका क्यों नहीं? आपने रोका जब आपको पता था कि आपका लाडला आपकी ही बहन की बहू के साथ हम बिस्तरी कर रहा है। सोहेल को माफ करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
उसी वक्त ही खुला कर लेना चाहिए था। कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है क्या भला? मरियम, फैजान कहीं दुबई तो नहीं आया तेरे पास? अम्मी दुबई में हूँ, सिकंदराबाद में नहीं कि फैजान ऑटो पकड़ा और यहाँ आ गया। और यहाँ आता तो आप लोगों को बोल के आता ना, और आता तो क्यों आता? आखिर बात क्या है? 7 तारीख को काम है कहकर घर से निकला था, अभी तक नहीं लौटा और फोन भी बंद आ रहा है तेरे फैजान भाई का। और यहाँ पुलिस ने मेरा जीना हराम किया हुआ उसको लेकर। ये सब क्या हो रहा है अम्मी? पुलिस काहे को? मुमताज का सोहेल गायब हो गया है और रफत भी। पुलिस कह रही है कि शायद फैजान ने ही दोनों को कुछ कर दिया है। फैजान काहे को कुछ करेगा? और आमिर भाई और रफत भाभी को अलग हुए तो 1.5 साल से ऊपर हो गया है ना अम्मी? हाँ, लेकिन 1.5 साल पहले रफत ने फैजान का स्कूटर लिया था, कभी लौटाया ही नहीं। आखिरी बार उसी स्कूटर पर सोहेल और रफत दिखे हैं सीसीटीवी में, तभी इतना शोर मचा हुआ है। अरे आमिर भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? सब खैरियत। आइए ना, अंदर आइए। लीजिए भाभी। मरियम, क्या मैं आमिर? सलाम अलैकुम। मुझे पता नहीं था कि मरियम ने तुम लोगों को भी बुलाया। सब कुछ जानते हुए भी तुम उनको बुलाई। अरे मेरी बहन हो या दुश्मन तू मरियम? भाईजान, सोहेल भाई भी तो मेरे भाई है ना। भाई है तेरा? मेरा भी भाई है, लेकिन क्या किया उसने? मेरी बीवी को बिस्तर में घसीटा, मेरा घर बर्बाद कर दिया। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना। रफत भाभी का भी उतना ही कसूर था। और अब तो आप लोग अलग हो चुके हैं, कब तक पुरानी बातों को याद करके दिल जलाते रहेंगे? मरियम, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तूने ऐसा किया। भाईजान, जरूरी नहीं कि आपका शिकवा सबका शिकवा हो। आपकी दुश्मनी सबकी दुश्मनी। कितना आसान है ना ऐसा बोलना। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारा शौहर मुश्ताक ऐसा कर बैठा होता ना, तब तुम समझती मैं क्या बोल रहा। साहब, ना तो मेरे को सोहेल और रफत के बारे में मालूम था, और ना ये मालूम था कि आमिर और फैजान गुस्से में हैं। आप लोग बेकार में मुझे सब में घसीट रहे हैं। हमें मालूम है कि तुम सिर्फ एक मोहरा हो, मास्टरमाइंड कोई और है। इसलिए बोलो, तुम्हारी और नुसरत की क्या डील थी? सुहेल और रफत की लाशों के साथ क्या किया? साहब, बस ईमान से बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल चुका हूँ कि सुहेल सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, और एक अच्छे दोस्त के जैसा मेरे को मेरे घर पे मिलने आया। उसके आगे पीछे मेरे को कुछ नहीं मालूम। जो मालूम था मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। और रही बात नुसरत भाभी की, तो नुसरत भाभी से मैंने ऐसे अकेले में कभी कोई बात नहीं की, ना फोन पर ना सामने से। सर, साजिश की बिरयानी दम हो गई है। हल्की सी बू अब तगड़ी फैल रही है। फैजान मिर्जा मिला? जी नहीं सर, वो तो नहीं मिला, पर उसको ढूंढने के चक्कर में कुछ और हाथ लगा, तगड़ा है। क्या सर? ये हमने इमिग्रेशन हर ट्रेवल एजेंसी को चेक किया सर, कि कहीं फैजान 7 सितंबर को अपने भाई आमिर के पास मस्कट या अपनी बहन मरियम के पास दुबई तो नहीं चला गया, पर हाथ ये लगा। आमिर मिर्जा जो 6 सितंबर को मस्कट से हैदराबाद आया था और 8 सितंबर को मस्कट लौट गया। इतनी शॉर्ट विजिट और सीक्रेट भी सर। इसकी खुद की अम्मी को नहीं पता कि उनका लड़का शहर में आया और आकर निकल भी गया। ये कैसे हो सकता है? आमिर 6 सितंबर को आया और 8 को निकल गया, बिना घर आए, बिना एक फोन भी किए। वैसे फैजान भी गायब है, बताएंगे कहाँ है वो? पता नहीं सर। फैजान, सोहेल और रफत, इन तीनों के सेलफोन लोकेशन 7 सितंबर को फतेहगंज में ही दिख रहे हैं। और इमिग्रेशन के पेपर के हिसाब से फैजान मिर्जा दुबई या मस्कट भागा ही नहीं। जी सर, किसी भी एयरलाइन या एम्बेसी की लिस्ट में शो नहीं हुआ है। रेड अलर्ट ऑलरेडी इशूड है, अगर भागने की कोशिश करेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे। अब ये तो सवाल ही नहीं है कि सुहेल और रफत के बीच मोहब्बत की आग कभी बुझी थी। सवाल यह है कि इन सुलगते हुए अंगारों को नई आग किसने दी, क्यों दी? क्या सुहेल और रफत को उस आग की सजा दी जा रही है? सर, एक बात खटक रही है। रफत ने अपने दोनों लड़कों को अपनी अम्मी के पास छोड़ दिया था, क्या उसे पहले से कुछ अंदाजा था कि कुछ होने वाला है? फैजान मिर्जा, इसे धरते हैं। अब यही हमें बताएगा कि सुहेल और रफत के मोहब्बत के अफसाने का क्या हुआ। सलाम साहब। बोलो इशफाक। साहब, पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन 8 तारीख से इधर 104 नंबर रूम में एक जोड़ा रह रहा है।
रजिस्टर में नाम अहमद और रूबिया थे। जी मोहतरमा, दरवाजा पूरा तो खोली। लेकिन क्यों? अरे आप दरवाजा खोलेंगे तभी तो हम बताएंगे। नहीं, पहले बताओ काम क्या है? छोड़ो छोड़ो, ये गलत कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ो, ये गलत कर रहे हो तुम लोग। बोल फैजान, सोहेल कहाँ है? हमेशा की तरह सोहेल जल्दबाजी में आया, अपने मजे लूटे और चला गया। सब कुछ साथ की दोपहर को ही हुआ। उसके बाद ना उसका फोन आया ना कुछ। अब मुझे क्या पता वो कहाँ है। चला गया होगा दुबई को, अपनी बीवी के अंगूठे के नीचे बैठने। उसकी बीवी नुसरत यहीं है और उसकी बेटी शाजिया वो भी यहीं है। और हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से सोहेल दुबई नहीं लौटा है, वो यहीं कहीं है, शायद 2 गज जमीन के नीचे। साहब, लेकिन सोहेल को मारने में मेरा क्या फायदा? ये तो आप हमें बताएंगे ना, क्या फायदा हुआ? तुम बोलो, बड़े खामोश बैठे हो। इस लॉकअप की दीवारों को खामोशी पसंद नहीं, इसलिए बेहतर होगा बोल दो। हमारे पास रिकॉर्ड है, ये 5 तारीख को तेरी और तेरे आमिर भाई की बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी फोन पर, और फिर 6 तारीख को वो यहां भी आया था हैदराबाद में, और 8 तारीख को वापस भी लौट गया था। अब मेरा आमिर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो जो भी पूछना है उससे जाके पूछिए। अब मुझे जाना है। अब तब तक नहीं जा सकती जब तक एक एक डिटेल आप डिटेल में नहीं बताते। कैसे फंसाया, प्लान कब बना, इस प्लान में कौन कौन लोग शामिल थे, सोहेल को कैसे मारा, और उसकी लाश कहां है। मैंने भाईजान से कहा था किसी कोई जरूरत नहीं है, वो मान ही नहीं रहे थे। भाईजान क्यों नहीं, सच में क्यों? रफत भाभी को छोड़े आपको 1.5 साल हो चुका है, सब अपना अपना देख रहे हैं। क्यों बीते हुए कल के चाकू से आप आने वाले कल को काट रहे हैं आप? फैजान, मुझे मेरे बीते हुए या आने वाले कल की रत्ती भर की फिक्र नहीं, लेकिन वहां दुबई में वो सोहेल बेग हमारी इकलौती बहन मरियम को गंदा करने पर तुला है। भाईजान, आप मस्कट से दुबई मेरी जासूसी करने आए थे? इतना भी वेला नहीं हूँ समझी मैं, लेकिन अगर आंखों के सामने कुछ दिखता है तो आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध सकता ना मैं। विनती है आपसे, मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। अरे कैसी बातें करी तू अपने भाईजान से? अरे उस आदमी का कोई ईमान नहीं है, उस सोहेल बेग का, समझी? अरे तो उसकी मौसेरी बहन है, शादीशुदा है, और उसे चुप चुप कर मिल रही है। अरे जरा सोच, अगर मुश्ताक को पता चलेगा तो वो तुझे कुचल कर रख देगा, घर से बाहर निकाल देगा, और वो सोहेल तो मजे मारकर हाथ खड़े कर देगा, किसी और को पकड़ लेगा। तब क्या करेगी तू? जो भी करूंगी, लेकिन आपके पास मदद के लिए नहीं आऊंगी। आप मेरी फिक्र ना ही करें, आप अपनी जिंदगी संभालिए और मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, और कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मरियम तो हमारे साथ बात करने से नहीं, सोहेल को समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। जड़ से उखाड़ना होगा भाई। जड़ हम सबसे जुड़ी है ना भाईजान, एक को उखाड़ देंगे तो हम सबकी जड़ें उखड़ेंगी। बे साले डरपोक फट्टू, सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोलता कि मुझे मेरी बहन की इज्जत की परवाह नहीं? अरे ऐसा नहीं है भाईजान, मरियम अपने लेवल पे देख लेंगी, और जरूरत पड़े तो मदद भी मांग लेगी। मुझसे नहीं मांगेगी तो मुझसे मांगेगी, और तब का तब देख लेंगे। बे अब तक देखते ही आ रहे हैं ना, तेरे सामने तेरी भाभी मेरे साथ बेवफाई कर गई। क्या किया तू? हाँ? अब तेरी शादीशुदा बहन की जिंदगी में वही आदमी तबाही मचा रहा है। सीधे सीधे बोल, तू मेरे साथ है या नहीं? वैसे रफत मेरे साथ है इसमें। मुझे हाँ नहीं कहना चाहिए था। साहब, सोहेल ने मेरी जिंदगी इतनी खराब की मैं आपको बता नहीं सकती। आमिर ने घर से निकाला तो मैं अपनी अम्मी के घर चली गई, लेकिन सोहेल, उसने एक नए पैसे की मदद नहीं की। साहब, मेरी अम्मी पे कितना बोझ आया मैं आपको क्या बताऊं। ऊपर से सोहेल हर 2-4 महीने में आता था, मजे लूटता था और चला जाता था। सब जैसे कि मैं बनी इसी चीज के लिए हूँ। तो आमिर ने मदद ऑफर की और सोहेल को मारने का प्लान बनाया। हाँ, वादा तो यही किया था। रफत, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे मैं भुलाने के लिए तैयार हूँ। आमिर, मैं रोज रात को सोने से पहले अल्लाह मियां से माफी मांगती हूँ, और तुमसे भी। माफ कर दिया? सच में माफ कर दिया? बस मेरी एक बात सुन, सोहेल अब भी तुझसे मिलने आता है ना? देख, अब शर्म हया मत कर, मेरे को मालूम, मेरे को तेरी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? सोहेल का सफाया करने में। मैं सोहेल को जान से मारने की सोच रहा हूँ।
देख तू ज्यादा सोच मत। इस तरीके से काम होगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसे रास्ते से हटा दिया है। और उसके बाद रफत तेरा रास्ता क्लियर, तू सीधे वापस लौट इधर मस्कट में अपने दोनों बच्चों के साथ। इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा, जन्नत बना के रख दूंगा घर को। बस पहले इस शैतान को खत्म कर। मैंने पता किया, वो हरामजादा इस वक्त हैदराबाद में। लेकिन आमिर जो तुम सोच रहे बिल्कुल गलत नहीं है। अरे वो माटी मेला मरियम की जिंदगी के साथ खेल रहा है। क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे झूठ क्या को बोलूंगा मैं? अरे तुम्हारी तरह मरियम भी उसके जादू में आ गई है। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। उसके पहले उसको खलास कर दूं, सबकी जिंदगी सही हो जाएगी। भाईजान अभी भी कह रहा हूँ रहने दो, ये सोहेल के घर वाले बवाल कर देंगे। हाँ आमिर, मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा इसकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी और हम दुबई और मस्कत से कहीं दूर जाके सेटल हो जाएंगे। भाईजान अभी भी वक्त रहने देते, ये खून सर पे लेना बहुत भारी पड़ेगा। भाईजान कुछ भारी नहीं पड़ेगा। इस लाश को हम रात को ही दफन कर देंगे। कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा, लेकिन जिंदगी अब सवर जाएगी। आमिर, तुम सच में मुझे अपने साथ मस्कट लेके जाओगे ना? अभी नहीं, 2-4 दिन छोड़कर। तुझे और दोनों बच्चों को। अब जिंदगी सेट है अपनी, तब तक तू फैजान के साथ रहे। आमिर मुकर गया साहब, मुझे लेने ही नहीं आया। आमिर ने आपको धोखा दिया, वो एक अलग मसला है, पर आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ा धोखा आपने खुद किया अपने साथ, कानून को हाथ में लेकर? आप दोनों में इतनी समझ तो होनी चाहिए थी कि आग से खेल किसी को जान से मारकर खुद की जिंदगी बिना किसी डर के कैसे जी पाओगे? आमिर, फैजान और रफत ने सब कुछ उगल दिया और हमने सोहेल की बॉडी भी बरामद कर ली। शायद रफत उससे उब गई थी, थक गई थी सोहेल से, इसीलिए फैजान से मदद ली और खत्म कर दिया उसे। मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। तू सोच रहा है तू वहां मस्कट में आराम से बैठा रहेगा और हम यहाँ वहां घूमते रहेंगे, तुझ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे इस झूठे केस में मत घसीटो। तगड़ी फाइल तैयार कर रहा हूँ। ये फाइल इंडियन एम्बेसी में जाएगी, वहां की पुलिस के पास भी जाएगी और फिर ये फाइल वापस आएगी हमारे पास और फाइल के साथ चिपका होगा तू। और फिर हमारे लॉकअप में हम तुम्हारी ऐसी धुलाई करेंगे कि चीखें मस्कट तक सुनाई देंगी। अम्मी, हम कल वापस दुबई जा रहे हैं। अब वहाँ क्या रखा है बेटा? अम्मी, जब सोहेल की बेवफाई का पता चला था तब भी वहाँ कुछ नहीं रखा था, लेकिन अब तो सब कुछ वही है। मैं सोहेल की किसी भी याद के साथ नहीं रहना चाहती और ना ही शाजिया को रहने देना चाहती।